दिन की महाबहस के साथ मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं R9 टीवी। जी हां, आखिरकार वैश्विक महामारी के बाद में पहला ऐसा बजट पेश हुआ जिसको लेकर के पहले से इस बात की कयासाराई की जा रही थी कि 100 वर्षों में ऐसा कोई बजट नहीं आया होगा जो बजट इस बार आने जा रहा है। मगर अब बजट आ चुका है। स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के इस सेक्टर में सरकार ने करीब 135% इजाफा किया है। और ऐसी स्थिति में सवाल इस बात का है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, वो बजट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस तो कर रहा है। स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बेहतर बजट तो है, लेकिन इस बजट से आम इंसानों को क्या मिला? इस बजट से गरीबों, मजदूरों को, उन लोगों को जो पलायन करके आए, वो लोग जो कि अब इस वक्त जिनकी नौकरियां छूटी हुई हैं, लोगों की जेब में पैसे कैसे जाएंगे, परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, किन चीजों को लेकर के सरकार में ध्यान रखा। और ऐसे में फिस्कल डेफिसिट जो करीब 1990 के बाद में 30 वर्षों के बाद में पहला ऐसा फिस्कल डेफिसिट हुआ जो इतना धराशायी कभी नहीं हुआ था। लेकिन उम्मीद सरकार को इस बात से है कि अगले वित्त वर्ष तक हम इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। 6.8 तक रहने की उम्मीद जता रही है सरकार, मगर मौजूदा वक्त में 9.5% के आसपास है। आज हम अपने खास मेहमानों के जरिए, जिसमें हमारे साथ में कुछ इकोनॉमिस्ट भी जुड़ेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के इस बजट में, जो कि अपने आप में पहला ऐसा बजट था जो डिजिटली पेश किया गया, टाइप के जरिए पेश किया गया, इसके जरिए से आगे आने वाले एक साल में किस किस्म के बदलाव होंगे, जनता के लिए खुशहाली कितना यह बजट लेकर के आया है। चर्चा की शुरुआत करूं, मगर उससे पहले आइए आपको निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी को सुनवाते हैं। To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है, वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और बेरोजगार नौजवानों के लिए बजट बिल्कुल निराशाजनक है। मोदी सरकार भारत सरकार के रूप में बिल्कुल विफल हो गई है। ये केवल अंबानी, अडानी, कारपोरेट और जो जितने भी कारपोरेट घराने हैं सबके नौकर की तरह से काम कर रही है। ये बजट भी उन्हीं को समर्पित है। तो आपने सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से बातें सुनी और उस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी। सीधे चर्चा का रुख करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह साहब हैं, हमारे साथ में अब्दुल हफीज गांधी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर। हमारे साथ में प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ में रजा रिजवी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ में नानक खत्री जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत प्रियंका गुप्ता जी आपसे ही कर लेते हैं। यह कहा जा रहा था कि ऐसा बजट आएगा जो बीते 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं आया होगा। आपकी उम्मीदें बजट से क्या थी, पूरी हुई या धराशायी हुई, या आपको इस बजट से दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी तो हमारे देश की आज़ादी के 73 साल ही हुए हैं, तो ये 100 साल पुराने बजट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।
तो उतना ही बोला जाए जितना जो है वाकई में तथ्यों के सहित जो है सच हो। तो सबसे पहले नहीं, तो यही आजाद कहना भारत चाहूंगी का कि बजट आप उन्होंने ये नहीं कहा है, देखिए बजट कि तो पहले जिस से आता तरह रहा है। से जी जी, बजट तो पहले सिर्फ से आता कोरोना है। काल में जो वैक्सीनेशन का खर्चा है, जी जी, नहीं बजट अगर पहले से आता रहा है तो उससे कंपेयर किया जा रहा है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? 100 साल के बजट से कंपेयर कर रहे हैं? हमेशा बजट तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है कि हम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, पर ये पहली बार है कि इसको 100 सालों से कंपेयर किया जा रहा है। और बजट को अगर 100 सालों से कंपेयर भी किया जाएगा तो मैं समझती हूँ ये तथ्यविहीन बात है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से इन्होंने वैक्सीनेशन का खर्चा जो रखा है वो 30,000 करोड़ का है। आप मान के चलिए जो विनिमय करके जो ये आमदनी कर रहे हैं वो 1,75,000 करोड़ की है। नहीं ठीक है, मैं आप शुरुआत ये में प्रियंका सोचिए गुप्ता जी, कि आप शुरुआत बाप में दादाओं मोटे की मोटे जो तौर पर संपत्ति है, प्रियंका उसको गुप्ता जी, बेचकर प्रियंका गुप्ता जी, आप शुरुआत अपना में बजट मैं पूरा मोटे कर रहे मोटे हैं। तौर पर आप लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई, कितनी उम्मीदें टूटी हैं इस बजट के जरिए से, मैं आपसे एक राजनीतिक पार्टी, विपक्षी पार्टी होने के नाते जानना चाहता हूं, उम्मीदें क्या टूटी है क्या आपकी? बिल्कुल टूटी है। आप देखिए किसानों के लिए इस बजट में क्या है, आप सोचिए आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है। आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि महिलाओं, गृहिणियों और किसके लिए के कुछ भी नहीं है। एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बढ़ाई है, एक्साइज ड्यूटी से जो इन्होंने आमदनी की है वो बहुत ज्यादा है, जितनी आपके हिसाब से उससे भी ज्यादा मैं है। तो मैं इसका एक बार मतलब है कि कहीं जी, ना कहीं प्रियंका जी, मैं एक बार सबसे एक एक कमेंट ले लूं, उसके बाद में इस चर्चा को मैं ओपन करूंगा, इस चर्चा की। डीजल के ठीक है, एक्साइज ड्यूटी होती है। ठीक है, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र सिंह साहब, ये जो बजट है जिसके बारे में वी शेप इकोनॉमी की बात कही गई, आगे आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च किया गया है, हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत कुछ दिया गया है, मगर इस बजट से वो आम आदमी जो पलायन करके वापस आया था, इस बजट से वो किसान जो इस वक्त रोड पर बैठा हंगामा कर रहा है, इस बजट से वो मजदूर, वो गरीब तबका, उसको क्या मिला है, या इस बजट से आम आदमी को क्या मिला? परिस्थितियों में बिल्कुल पॉजिटिव बजट है। इससे बेहतर बजट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये देखिए, आजादी के बाद से पहली बार जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 135% बढ़ा हुआ बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया गया है और 35,000 करोड़ रुपए मात्र वैक्सीनेशन के लिए दिए गए हैं। ये बात सही है कि वर्तमान में 1 साल हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, आगे आने वाले लगभग एक लंबा कालखंड इसी में ही गुजरना है। तो हमारी सरकार ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का तो क्या राघवेंद्र जी, कहीं क्या वैक्सीनेशन क्या अब वो पहले वाली स्थिति वापस आनी शुरू हो जाएगी जो कोरोना काल के पहले थी? उसके कई वर्षों पहले से तो स्थिति तो धराशायी थी ना, आर्थिक स्थिति। नहीं, निश्चित रूप से भाई देखिए, जो हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम बजट का प्रावधान किया हुआ है, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ करने वाला ये बजट है। ये बजट गरीबों के हितों के लिए बजट है, किसानों के हितों को लेकर के बजट बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आपको लगता है कि प्रियंका गुप्ता जी यहाँ पर गलत बयानी कर रही है? इस बजट से उम्मीदें पूरी होती हैं लेकिन उनको दिखता नहीं है। की जेब से आपने, प्रियंका गुप्ता जी बताएंगी, आम आदमी की जेब से एक्साइज ड्यूटी के जरिए आपने वसूल लिया और पलट के दिया क्या? उत्तर प्रदेश देश का विकास कर रहे हैं, बेहतर तरीके से बजट का प्रावधान कर रहे हैं। अरे ये देश का बंटाधार है जो आप आज बेच रहे हैं, ये देश का बंटाधार तो आप करने पर तुले हुए हैं, जो बनी हुई संपत्तियों को बेच रहे हैं। अपने बाप दादाओं की संपत्ति बेचना बंटाधार होता है। वैसे तो यही मानते हैं हमारे देश में कि बाप दादाओं की जो संपत्ति बेचते हैं उसी को बंटाधार बोलते हैं। आप बनाएंगे कुछ नहीं, बेचते चले जाएंगे, उससे आप खर्चा चलाएंगे। बेच रहे हैं वो जमानत पर है, बेच रहे हैं वो जेल में है। ये जो हम लोग जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये कोई बेचना आप इसको बेचना नहीं कहते, को सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम लेने पड़ते हैं। ठीक है, जाहिर तौर पर एक साहसी बजट इसे कह सकते हैं, एक साहसी बजट इसे कह सकते हैं। और जिस साहस के साथ में, ठीक है, मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा, जिस साहस के साथ में सरकार ने ये कहा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था 9.5% के आसपास अभी है, उसे हम 6.5% के आसपास में ले आएंगे। अब्दुल हफीज गांधी जी, ये जो स्थिति है
आप तो ये मानते हैं ना कि हेल्थ सेक्टर जिसमें बड़े सुधार की जरूरत सबसे ज्यादा थी, 135% का इजाफा उसमें किया गया है। आप मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत सबसे ज्यादा थी उसमें सुधार करने की, उसके लिए बजट को काफी बढ़ाया गया है। तो जो बेहतर चीज है उसकी सराहना तो होनी चाहिए ना। देखिए, जो इसके फाइनल डिटेल्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे जी। लेकिन मैं ओवरऑल अपना रिएक्शन देना चाहूंगा जी। कि ये जो बजट है ये इस तरह से एक तरह से ये इलेक्शन बजट है, क्योंकि 4-5 राज्य जहां पर इलेक्शन आने वाले हैं उसको दिमाग ठीक में है। रखते हुए है ये। दूसरा, ये प्रो कॉर्पोरेट सेक्टर बजट है, क्योंकि इस बजट ने कई ऐसे फ्रंट्स हैं जिस पर हमें निराश किया है। पहला मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निराशा है। क्या निराशा है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। उसके बाद डिफेंस में बहुत मिनिमल जो है इंक्रीज किया गया है डिफेंस के बजट में। अब मिडिल क्लास को इस बार कुछ नहीं दिया गया है, किसी भी तरह का जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह से जो महिला सुरक्षा है उस पर भी ये बजट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश करता है। पीएम सम्मान निधि पर भी कहीं ना कहीं ये बजट बहुत निराश करता है। जो हमारा जो सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर, उस सेक्टर को भी इस बजट में बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। आगे आपकी जब डिबेट ठीक है, नजरअंदाज जी बिल्कुल, अलग अलग बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर ये कहना ठीक नहीं होगा कि एमएसएमई सेक्टर को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, किया जरूर है, लेकिन उसमें जितने की उम्मीद थी, जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी, वो चीजें वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हुई दिखी है। ठीक है, मैं एक बार सबके पास में चला जाऊं, उसके बाद में ठीक है, एक बार मैं सबके पास में हो लूं। रजा रिजवी साहब, एक पत्रकार होने के नाते लंबे समय से आपकी पत्रकारिता जगत में आपका अनुभव है, तजुर्बा रहा है, इतने सारे बजट को आपने कवर किया है। चूंकि ये कोरोना काल के बाद में बजट आ रहा था, आम आदमी बहुत कुछ उम्मीदें किए हुए बैठा था, क्योंकि सब कुछ धराशायी था। जीडीपी की अगर हालत देख ले, फिस्कल डेफिसिट की हालत देख ले, जिस तरीके से त्राईमाम लोगों की नौकरियां चली गई, सैलरीज में डिडक्शन कर दिए गए, इन तमाम चीजों के बीच में जो बजट बनाया गया, आपको लगता है एक संतुलित बजट है? देखिए जब्बार भाई, ऐसा है कि ये बजट जो आया है, इस बजट में दिक्कत सरकार की तरफ भी थी और आम जनता भी जो चाह रही थी। तो ये बजट बहुत ही समझदारी से पेश किया गया है। आम जनता चाहती थी कि हमें इस बजट में फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चाहती थी कि बजट हम ऐसा पेश कर दें कि हमारा खजाना भी जो है वो ठीक से रह जाए, जिससे पूरा साल ठीक से चल जाए। जबकि आप देखिए कि 2 बार जो है जीडीपी जो है माइनस में गई है, और जाहिर सी बात है जब जीडीपी माइनस में जाती है तो उसको ऊपर लाने में बड़ी दिक्कत होती है सरकार को। और सरकार ने बड़ी समझदारी से इस बजट को पेश किया है, और वो समझदारी ये है कि आप देखिए कि बहुत सी चीज़ों में उन्होंने दाम बहुत नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन ये सही बात है कि 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में सरकार ने इसको पूरा ध्यान में रखा है। और आप समझिए 2.87, नहीं तो वो तो सभी सरकारें करती है ना। असम में वो कोशिश किया है सरकार रिजवी साहब, और इन उस राज्यों में कोशिश को चुनाव होने जा सरकार रहे ने हैं, वहां के लिए मेट्रो का फेज 27 हो लाख या फिर करोड़ वहां का पर उन्होंने परिवहन किया और है सड़क इंतजाम। विभाग के लिए हो, जी। काफी कुछ अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, और खासतौर पर इन राज्यों पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये चीज तो सभी सरकारें करती हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के बीच में, राज्यों में चुनाव होने होते हैं, उससे पहले जो बजट आता है उसमें उन पर फोकस किया जाता है। तो बिल्कुल हर सरकारें करती हैं, और इस सरकार ने इस समझदारी से किया भी है कि भाई उन्होंने जो है वो चाहा है कि हम जो राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका उस तरीके से 2.27 लाख करोड़ जो है, ये 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में, तो यहाँ जो है सरकार ने समझदारी से उस बजट को पेश किया है, चाहे वो सड़क के लिए हो, चाहे वो मेट्रो के लिए हो, चाहे वो एक संतुलित बजट सरकार ने अपने नजरिए से बनाया, ताकि समीक्षा करने वालों लोग के बीच में हो या फिर आम लोगों के बीच में हो, इसका एक संतुलन दिख सके। मैं नानक खत्री जी आपकी तरफ आना चाहता हूं, एक अर्थशास्त्री होने के नाते पहली नजर में जब आपने इस बजट को देखा और सुना, आपकी जो बजट से पहले की उम्मीदें थी, उस 1 साल की परिस्थितियों में जिसमें कोरोना था, जिसमें सारे उद्योग चौपट हो गए, जिसमें नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, आपने जो खाका अपने दिमाग में बनाया था कि ऐसा बजट सरकार पेश करेगी, वैसा ही दिखा आपको?
जब्बार साहब, सच तो ये है कि रजा साहब और बहन जी प्रियंका जी ने जो चीज़ें बजट रिलेटेड अभी बताई जी, शायद हम इस बात को बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं कि जिन परिस्थितियों में ये एक साल बीता और जो ये सेकंड लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अघोषित को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसमें निराशा और आर्थिक दबाव और जो मध्यम वर्गीय लोग उम्मीद कर रहे थे गवर्नमेंट से, हम कहेंगे कि शायद बहन जी का कहना और रजा साहब का जो उम्मीद वाली बात है, शायद मैं इन दोनों से इतना इत्तेफाक नहीं रखता। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा आपके माध्यम से कि क्या कोई गवर्नमेंट, क्या कोई सरकार अभी तक इस हिंदुस्तान में 72 साल का इतिहास हमारा है, क्या कोई परफेक्ट बजट आया है कभी? क्या कोई ऐसा बजट किसी गवर्नमेंट ने दे दिया है कि हम उसको कहें कि स्वीकार हो गया विपक्ष को भी और स्वीकार वो कारगर उतरा है हमारे आम आदमी की नजर में भी? शायद मैं कहूंगा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद किसी भी बजट को परफेक्ट बजट नहीं कहा जा सकता है। हर बजट में सवाल उठते हैं, सारी चीजें, और इसका एक अलग पहलू यह भी है कि जो बजट अनाउंसमेंट जो किया गया वो धरातल पर कितना आया, उसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, उससे फायदा लोगों को कितना पहुंचा, क्या वो सारे अनाउंसमेंट सरकार कर पाई, इंप्लीमेंट कर पाई, जिस बात की घोषणा बजट करते देते हुए पेश करते हुए सरकारें करती हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी बजट परफेक्ट बजट नहीं होता है, मगर चूंकि यह बजट इसलिए भी अहम है और एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि कोरोना काल की वजह से, गर्चे वित्त मंत्री ने उसे एक मौके पर एक्ट ऑफ गॉड कह दिया कि उसकी वजह से सारी चीजें धराशायी हो गई, मगर धराशायी तो कोरोना काल की वजह से नहीं हुई ना, धराशायी तो पहले से चली आ रही है। जीडीपी हमारी करीब 8% से ऊपर थी 2000 प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में जब बजट पेश किया गया था, माइनस में हमारी जीडीपी चली गई थी। इसलिए इस मौके पर सरकार ने जो रणनीति तैयार की इस बजट के लिए, वो पूर्ण रूप से आपको लगता है कि आप उसमें 10 का 10 नंबर देंगे सरकार को या वित्त मंत्रालय को या जिन्होंने बजट बनाया? देखिए, नंबर देने की बात तो मैं ऐसे कहूंगा कि जो भविष्य को चीजें ध्यान में रखकर एक कॉमन एलोकेशन हर जगह पे हर तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, मैं वित्त मंत्री जी की उसमें सराहना करूंगा। और शॉर्ट टर्म बजट क्योंकि नहीं है, तो मैं निश्चित मानता हूं कि इस तरह के बजट के दूरगामी परिणाम जो भी सरकार आएगी आम जनता के फेवर में होगा। हाँ, इसके साथ जो मध्यम वर्गीय है, मैं इतना कहूंगा बीइंग इकोनॉमिस्ट, एक मध्यम वर्गीय वर्ग जो उम्मीद कर रहा था गवर्नमेंट से कि हमें और रिलीफ मिलेगा, हमें और सहारा मिलेगा, बजट में हमारे लिए घोषणाएं हुई हैं। तो फिर क्या वजह रही कि सरकार ने मिडिल क्लास को की अनदेखी कर दी? शायद उम्मीद लोग ये कह रहे थे कि 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख इनकम टैक्स वाला स्लैब कर दिया जाए, ताकि आम आदमी की जेब में, सैलरी पेशा जो वर्कर्स से एम्प्लॉय, उनके जेब में पैसा आए, कुछ बचत हो, परचेजिंग पावर बढ़े। मेरा इशारा जी, मगर इस पर तो नहीं हुआ कुछ। जब्बार साहब, जब्बार साहब देखिए, जो ये 1 ईयर का टाइम था, इसमें तो आम आदमी की इनकम सचमुच थोड़ी सी कम हुई है, नो डाउट, हम मानते हैं, और जो एवरेज पर्सन लिविंग है उसकी आय में कटौती हुई है। तो जहां हम बात करते हैं कि डिमांड बढ़ाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट ने अपने कंसीडरेशन में लिया। तो और दूसरी बात, आगे आने वाले समय में अगर डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमें उम्मीद है, बीइंग इकोनॉमिस्ट हम कह सकते हैं कि आगे आने वाली व्यवस्था, ये डिमांड कैसे बढ़ सकती है? ये डिमांड बढ़ेगी कैसे? आईएमएफ का एक डेटा देख लीजिए नानक खत्री जी, ये डिमांड इंडिया के बारे में, ये डिमांड बढ़ेगी कैसे? ये प्रोडक्शन कैसे ज्यादा बढ़ेगा? जब लोग खरीद करेंगे, जब एक्सपोर्ट शुरू होगा, बढ़ेगा एक्सपोर्ट, या लोग खरीदारी करेंगे, तभी ना डिमांड बढ़ेगी, तभी ना प्रोडक्शन होगा, तभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करने का फायदा होगा। तो डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया इसमें, ऐसा क्या लगता है? जब्बार साहब देखिए, जब्बार साहब, मुझे 2 चीजें बहुत बेसिक लगती हैं। आई थिंक कि आप भी उससे सहमत होंगे और रजा साहब भी इत्तेफाक रखेंगे उससे, कि एक तो अगर आप लोन फैसिलिटी बढ़ाते हैं, अगर आप सहज करते हैं लोगों की आय के लिए, उनको काम के लिए लोन, तो मुझे लगता है कि आम आदमी अपने रोजगार की तरफ, स्वरोजगार की तरफ बढ़ेगा। गवर्नमेंट का यह कहना कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, यह सपना हमको डिमांड की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ बढ़ाने वाला दिखता है, जो मुझे लगता है कि डिमांड इससे क्रिएट होगी। और दूसरी बात,
अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप होती, जिसको एमएसएमई प्रोजेक्ट में अभी भाई साहब ने निवेदन किया था कि गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मेरा कहना है कि जब छोटे प्रोजेक्ट लगेंगे, छोटे उद्योग लगेंगे, छोटे लोग रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, उन्हें लोन दिया जाएगा, तो नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो आम आदमी है उसे काम मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री केवल एक सिंगल पर्सन चला नहीं सकता, तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, और लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक तीर से शायद गवर्नमेंट 2 और 3 शिकार करने में सक्षम होगी। ठीक है, मगर मैं राघवेंद्र सिंह जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि शुरुआत में अगर मैं मिडिल क्लास से ही कर रहा हूं, मैं आऊंगा कृषि पर आऊंगा, स्वास्थ्य पर भी आऊंगा, रोजगार पर भी आऊंगा, तमाम चीजों पर, अलग अलग एजुकेशन पर भी आऊंगा, मगर अगर मिडिल क्लास की बात कर लें, मिडिल क्लास को तो निराशा ही हाथ लगी ना सर। क्या नहीं, ऐसा नहीं है जब्बार जी। देखिए, अभी हमारे जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे, हमें लगता है किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, वो उन्होंने तो सरकार की नीतियों की सराहना की। राघवेंद्र जी सुनिए, आपको शायद आवाज डिले है। नानक खत्री जी ने सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए अपनी बात रखी। राघवेंद्र जी को अपनी बड़ाई में समझ नहीं आ रही है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी हमारी सरकार ईमानदारी से विकास का काम कर रही है। आदमी के जेब में धन पहुंचाने का सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो जो विकास का काम है उस पर गति दिया जाए, दूसरा एमएसएमई सेक्टर। दोनों में बेहतर तरीके से हमारी सरकार लगी हुई है। और दूसरा जो जीडीपी का 13% जो है वो हम लोग गरीबों को सीधे देने का प्रयास कर रहे हैं, मकानों के रूप में, जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने के लिए, और गैस सिलेंडर देने के लिए, इससे बिजली की सुविधाएं देने के लिए, तो सीधे हम लोग जनता को एक तरह सुविधाओं के रूप में सीधे पैसा दे रहे हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और एमएसएमई के माध्यम से पैसा देने का काम कर रहे हैं। जो मध्यम वर्ग है तो निश्चित रूप से इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा राघवेंद्र सिंह जी, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, एमएसएमईज के लिए, इसमें आपको दिखता है कि वो चीजें पूरी होती हुई दिख रही है जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे, मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे या एमएसएमई से जुड़े हुए लोग कर रहे थे? देखिए जब्बार जी, एक तो सबसे पहली बात है, हमारे देश ने, पूरे विश्व ने कोरोना संकट का जो सामना किया है वो बहुत ही कष्टदायक रहा है। उससे हमारे देश ने पूरे चाइना को छोड़ करके पूरे विश्व की जो जीडीपी थी वो निगेटिव में चली गई थी। इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था जब्बार जी, मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए। देखिए, एक तरफ तो कोरोना का बहाना लिया जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पोल बाउंड स्टेट में भी सरकारें ये बजट एलोकेट कर सकती हैं। तो आपके लिए तो पूरा भारत बराबर था। जब कोरोना है, जब हेल्थ कंसर्न देश के सामने, तो आपके सामने तो इलेक्शन को नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन सरकार 4 राज्यों में इलेक्शन को देख रही है। अब राघवेंद्र जी सुन लीजिए, आप ही नहीं बोलते रहेंगे, सुन लीजिए। तो एक तरफ कोरोना का बहाना कहा जा रहा है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार इलेक्शन को देखकर बजट 4 स्टेटमेंट देती है तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। तो ये तो विरोधाभास है। दूसरी चीज में अभी एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही थी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। बहुत सारी छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां थी, कंपनियां थी, वो बंद हो गई हैं। सरकार ने इस बजट में 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है एमएसएमई के लिए। ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। दूसरा, आपने जो है पेट्रोल पे 2.5 रुपए और डीजल पे 4 रुपए सेस बढ़ा दिया। ये कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी की कमर को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करेगा। नहीं, मगर मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, अब्दुल हफीज गांधी साहब थोड़ा सा मैं उसमें करेक्ट कर दूं कि जो सेस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस बढ़ाया गया है वो आम आदमी से नहीं लिया जाएगा, वो एक्साइज ड्यूटी और दूसरी चीजों को कम करके उसी में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, मगर अब्दुल हफीज गांधी जी, आप सुन लीजिए, इससे जो है, जो ये सेस लगाया है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होता है, क्योंकि सेस का पैसा केंद्र सरकार के पास जाएगा, राज्य सरकारों के पास वो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना की लड़ाई तो राज्य सरकार को भी लड़नी है और केंद्र सरकार को भी लड़नी है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार ने सिर्फ 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है। क्या 20,000 करोड़ काफी है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, अभी किसान जो पीएम किसान निधि सम्मान की बात हो रही थी, तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। पिछले बजट में 75,000 करोड़ थे, इस बजट में 65,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर भी जो है किसान की जो है कहीं ना कहीं कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है।
दूसरा, मनरेगा में 42% रिडक्शन किया गया है। पिछले बार 1,66,000 करोड़ रुपए का मनरेगा में प्रावधान किया गया था। इस बार 96,773 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये भी क्या न्याय संगत है कि ये कह देना कि बजट तो बकवास है, इससे आम जनता का भला नहीं हो रहा है, ये तो एक ऐसा बजट है जिससे सिर्फ 5 उन राज्यों में चुनाव जहां पर हो रहे हैं बस उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या उन्हीं के रोड के लिए, सड़क के लिए या मेट्रो के लिए खर्च करने की बात कही गई है। सवाल इस बात का है कि बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर था, उस प्रेशर को हैंडल किस तौर पर सरकार ने किया है और उसके लिए सरकार की प्लानिंग है क्या अगले 1 साल के लिए। रजा रिजवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊं, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी, किसानों को लेकर के काफी कुछ उम्मीदें थी, वो उम्मीदें तो पूरी होती हुई नजर आई आपको? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कृषि पर इनका बजट था इससे पहले, वही नहीं पूरा कर पाई है, तो किसानों को लेकर ये अब क्या वादे करेंगे, ये देखने वाली बात है। आज किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और उसके बाद उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसान चीख चीख कर कह रहा है कि आप जो ये काले कानून और बिल लेकर आए हैं ये हमें नहीं चाहिए, फिर आप जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं कि नहीं ये आपके फायदे का, आप ले लीजिए। और उसके लिए आप जो है पूरा कृषि किसान जो अपनी कृषि करना चाहता है अपनी ज़मीनों पर, वो आप चाहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए और जो अनाज है उसको लॉकर में बंद कर दिया जाए। एक बार अनाज लॉकर में बंद हो गया, उस पर तो एक अलग कानून है प्रियंका गुप्ता जी, एक अलग कानून उस पर सरकार ने बना रखा है, उस पर क्या कुछ फैसला लेती है एक अलग चीज है, लेकिन आम किसान जो उम्मीद कर रहा था डीजल और पेट्रोल 90 रुपए में, 80 रुपए में डीजल बिक रहा है, 90 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, ऐसी स्थिति में राघवेंद्र जी क्या ये बेहतर नहीं होता कि किसानों के लिए खास तौर पर सरकार अपना एक्साइज ड्यूटी घटा देती, राज्य अपना वैट में कुछ ऐसा प्रावधान करते जो कि कोई राज्य सरकारें दिख नहीं रही है, सेस लगाया गया, ठीक है आपने उसी एक्साइज ड्यूटी से मैनेज कर दिया, लेकिन जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उस हिसाब से किसानों को राहत देने के लिए कि चलिए इसी बहाना डीजल की कीमतों में कुछ कटौती कर दिया जाए। एक्साइज नहीं, देखिए जब्बार जी ये बात सही है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, इसमें सरकार का बात नहीं है जब्बार जी, ये बात आप भी जानते हैं, आप पूर्व में कह चुके हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों से निर्धारित होती है। नहीं राघवेंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे सब कुछ है, एक्साइज ड्यूटी आप देख रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी कितना केंद्र सरकार लगाती है उस पर आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आपको पता है? मार्केट के हिसाब से उसकी प्राइस तय होती है, लेकिन 2014 में जो थी उससे अगर आज कंपेयर कर लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अरे प्रियंका जी बीच में मत बोला करिए, मैं भी बोलने लगूंगा फिर परेशानी होगी आपको। ठीक है राघवेंद्र जी, समय में अपनी राघवेंद्र जी क्या ये आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी एक सेकंड, एक्साइज ड्यूटी जितनी आपको लेनी थी उससे ज्यादा आपने कलेक्शन कर लिया, जितना बजट में एक्साइज ड्यूटी से कलेक्शन होना था उससे ज्यादा आपने कलेक्ट कर लिया, आम आदमी की जेबों से आपने पैसा निकाल लिया है। और ये आम आदमी वो है जो ये वो आम आदमी है जो नौकरियां गंवा चुका है पैंडेमिक के समय में। आपने राहत के नाम पर तो कुछ दिया नहीं, आपने श्रम और रोजगार पे जो बजट था उससे भी कम खर्च किया, और उसके बाद भी 57 साल अपने देश में राज्य किया, तभी आप पीएसयूज बेच रहे हैं आज बैठ के। आप आज के पास बेचने के लिए जो भी है वो इसीलिए है क्योंकि हमने राज्य किया था। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, किसानों के लिए हमने जो कुछ किया, आप बताइए ना, आज आपके विरोध में किसान खड़ा हुआ है हजारों लाखों की संख्या में, आप बताइए आपने क्या किया? वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग से चर्चा करते रहे, आगे करेंगे। ठीक है, मैं रजा रिजवी साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। किसानों के लिए क्या किया? रजा रिजवी साहब, देश को ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सेकंड मैं आप दोनों लोगों को, राघवेंद्र जी प्रियंका गुप्ता जी, राघवेंद्र जी प्रियंका गुप्ता जी, रजा रिजवी साहब, ये सब कांग्रेस की ही देन है, ये प्रायोजित धरना हो रहा है इस समय। ठीक है, मैं आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, रजा रिजवी साहब एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता जी एक सेकंड, रजा रिजवी साहब क्या किसानों की उम्मीदें पूरी हुई इस बजट में? किसानों की आय बढ़ेगी कैसे? ये तो कह दिया गया कि किसानों की आय दुगनी करने का हमारा लक्ष्य है, मगर उसका कोई रोड मैप तो नहीं दिया गया ना, जिस रोड मैप के जरिए से किसानों की आय बढ़ जाए। प्रियंका गुप्ता जी एक सेकंड, रजा रिजवी साहब
देखिए जब्बार साहब, ऐसा है कि अभी आपने 2 बार एमएसपी की बात की है, एमएस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के अंदर जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास का और जो छोटा कुटीर उद्योग के जो लोग थे, ठीक है, वो इस काल में बहुत परेशान हो गए थे और उनके जो व्यवसाय हैं वो करीब करीब बंद हो गए थे या करीब करीब उनसे आदमी जा रहे थे या हटाए जा रहे थे। बहुत परेशानी था। तो उस सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की और चिंता व्यक्त करने के बाद उसने एक अच्छा निर्णय लिया इसके लिए, और वो निर्णय इसलिए अच्छा है कि अगर कोई चीज माफ कर दी जाती है तो माफ करने के बाद फिर लोगों की उम्मीदें बनती हैं कि साहब हमने कृषि उपज इतनी की और सरकार ने माफ कर दिया, बैंक वाले भी उसमें रहते हैं कि साहब ये चीज माफ हो जाएगी, साहब, मैंने और जो इसलिए काम करने वाले लोग हैं वो भी समझते फोकस हैं। में रखा कि नहीं, मैं इसी बीच में एक सवाल में जोड़ खत्म कर लूं। मैं इस सवाल को जोड़ दूं, मैंने इसलिए रखा नहीं, मैं लोन की बात बता दूं, नहीं एमएसपी लोन की बात बता दूं, वो एक अलग पहलू है। सरकार ने, रजा रिजवी साहब, मैं ये कह रहा हूं जब सब कुछ कोलैप्स कर गया, जब सब कुछ धराशायी हो गया, किसानों ने ही इकोनॉमी को संभाला। कृषि क्षेत्र ही ऐसा रहा, आपने देखा कि कृषि क्षेत्र ही एक तरीके से इकोनॉमी को संभाला। उसके बाद उस कृषि क्षेत्र को क्या मिला आज? कृषि क्षेत्र में संभाला क्योंकि जो बाहर के लोग थे हमारे प्रवासी, वो ज्यादातर अपने क्षेत्र में पहुंच गए, अपने गांव में पहुंच गए और खेती किसानी में जुट गए। लेकिन जो इन्होंने लोन देने की प्रक्रिया की, इन्होंने कहा कि भाई सबको 10 लाख 2 लाख 5 लाख छोटे कुटीर उद्योग है उनको लोन दो, और लोन देने के बाद साल भर इनसे कोई जो है, साल भर इनसे कोई किस्त ना ली जाए, साल भर कोई किस्त ना ली जाए और इनको लोन दिया जाए 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी है। तो उससे ये असर हुआ कि जो उद्योग, जो किसान जो पीछे हो रहे थे वो धीमे से स्टैंड कर गए। और ये सही है कि जब रोजगार चलेगा, जब उपज बढ़ेगी, जब पैसा कुछ आएगा, तभी सरकार का खजाना भरेगा। जब पैसा आएगा ही नहीं तो सरकार का खजाना कहां से भरेगा? सरकार के खजाने की हालत तो बहुत खस्ता है। सरकारी खजाने की हालत तो बहुत खस्ता है। लोगों को खड़ा करने की कोशिश की जी, बीते 30 वर्षों में इतनी खस्ती हालत सरकारी खजाने की कभी नहीं रही जितना मौजूदा वक्त में है। इसी जी, और इसको नानक खत्री जी, इस सरकारी जीडीपी जब 2 बार माइनस में गिरेगी, जब बार भाई, तो जाहिर सी बात है सरकार के माथे पे लकीर आएगी और सरकार चिंता करेगी। और चिंता का कारण है कि जो बजट अब की आया है वो बजट बहुत ही समझदारी का बजट आया है। बहुत सरकार ने समझदारी से बजट दिया है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सरकार भी समझ रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आम जनता भी समझ रही है कि सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है। लेकिन ऐसा है कि लोगों को उद्योग चलाने के लिए बैंकों में जाना चाहिए। बैंक से फोन आते हैं कि साहब आप क्यों नहीं पैसा ले रहे हैं, लीजिए 1 साल तक हम जो है आपसे किस्त नहीं अदा करेंगे। बैंक बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन इंसानों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर के अपनी फैक्ट्री, अपनी उपज को बढ़ावें। नानक खत्री जी, जीएसटी कोरोना काल के बीच में जिस तरीके से जो पैकेजेस का ऐलान किया गया, लेकिन उसमें ज्यादातर तो लोन का ही ऐलान था, उसमें पैकेजेस उसे कहना उतना मुनासिब भी शायद नहीं होगा। बात यहां पर सरकारी खजाने की खस्ताहाली की कर रहे थे रजा रिजवी साहब। ये जो लक्ष्य रखा है 9.5% से घटा करके 6.5 तक हम ले आएंगे, आपको लगता है कि इतना आसान है? जी देखिए, मैं अभी रजा साहब से यही बात कर रहा था कि गवर्नमेंट के बजट की नीयत अच्छी है, ऐसा हम सोच रहे हैं। जब एनालाइज कर रहे हैं, बजट को पूरा देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छी नीयत से बजट बनाया है। नो डाउट चैलेंजेस के होते हुए एक बड़ी अमाउंट का बजट बनाना तभी पॉसिबल है और तभी सफल है जब आपकी रेवेन्यू कलेक्शन भी उसी हिसाब से हो। अभी जो पिछला बजट आप कंपेयर करें इस बजट से, तो बजट बड़ा है, लेकिन इस कोरोना काल ने पिछले बजट को फेल किया। मगर रेवेन्यू कलेक्शन की अगर बात करें आप, जीएसटी कलेक्शन 1,25,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन तो काफी अच्छा हुआ। जनवरी महीने का जो जीएसटी कलेक्शन रहा, जिसका इस बार बढ़ा, इस महीने में काफी बढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कलेक्शन सरकार के पास में आ रहा है। यह अलग बात है कि राज्यों को उनकी हिस्सेदारी कितनी मिल रही है, कितनी नहीं मिल पा रही है, वो एक अलग मसला है।
नानक जी। नहीं जब्बार साहब, अमरिंदर सिंह तो कई बार बोल चुके हैं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं कि वो कह चुके हैं कि हमको हमारा हिस्सा 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद भाजपा की गवर्नमेंट से मिलता। मैं उधर जाना नहीं चाहता। मेरा खाली एक मानना है कि गवर्नमेंट इस डेफिसिट को 9.5 से 6 पर लाएगी। इसके पीछे 2 तथ्य काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट लोन को आराम से लोगों को दिलाने में सफल हो पाई, लोगों के मन में लोन लेते समय अगर भय व्याप्त न रहा तो लोनिंग होगी, जैसा कि भाई साहब ने जिक्र किया, तभी हमारा उद्योग खिसकता नजर आएगा आपको। मैं खिसकता वर्ड बोल रहा हूं, जिसको हम क्रोलिंग इकोनॉमी बोलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना। और पूरे साल भर में शायद हम उस टारगेट को कुछ थोड़ा सा पूरा कर मगर पाएंगे। इन तमाम चीजों के और बीच में ultimately एक एनपीए को भी long ध्यान में term रखना ये होगा। जो सपना है, बैंकों हमें का लगता है पूरा एनपीए, होगा। बैंकों का एनपीए, उद्योगपतियों को इंडस्ट्रियलिस्ट के किस तौर पर अब उनके लिए सरकार ने कर्ज की माफी कर दी। तो उधर जिस तरीके से जो सरकार जिस तरीके से हल्का हाथ रख रही है, उनको रिलैक्सेशन दे रही है, वो रिलैक्सेशन आम आदमी को या किसानों को अगर सरकार दे तो क्या ये बेहतर नहीं होता? देखिए, किसी भी सरकार का किसी भी बड़े लोन को माफ करना और उनको रिलैक्सेशन देना, ये कहीं भी अच्छा किसी भी इकोनॉमी में कभी माना नहीं गया। इसलिए हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो अक्सर सरकार पे इस बात का निशाना उठाते हैं कि क्यों आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलाया, और अगर दिला ही दिया तो आपके उनके खिलाफ समय से एक्शन क्यों नहीं किया। क्योंकि ये बहुत बड़ी बैंकिंग फेल्योर साबित हो रही है। और गवर्नमेंट ने इस बजट में फिर से प्रावधान किया है लोन लेके आईपीओ लाके उन्हें संभालने का। तो एक तरफ तो आप अपने अर्थ जगत को अस्थिर करते हैं, उनके साथ कड़ाई से पेश नहीं आते, और दूसरी तरफ उसी को संभालने के लिए अगेन इस बजट में आपने आईपीओ और नए इशू लाने की बात करी है। तो गवर्नमेंट को ये दोनों चीजें करनी पड़ रही है। हमें लगता है इस मामले में तो गवर्नमेंट मजबूर है, लेकिन फिर भी लेकिन अभी कुल इसमें मिला के अगर जिस आपकी बात तरीके से करें, इस बजट की बात पर करें, तो हमें लगता है नानक कि खत्री ये जी, बजट हमको डिसइन्वेस्टमेंट पर, विनिवेश पर जिस तरीके से सरकार का फोकस रहा है जी, क्या वो उस टारगेट को अचीव कर पाएगी, हासिल कर पाएगी, या उससे क्या आम लोगों का फायदा होगा? जब्बार साहब, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमियां हैं, विकसित राष्ट्र हैं, अगर उनकी इकोनॉमी का आप मॉडल ले लीजिए तो उनकी गवर्नमेंट के पास कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट में मैक्सिमम जो अथॉरिटीज हैं वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रन कराई, तभी वो प्रगतिशील राष्ट्र है। तो मुझे लगता है अगर उस मॉडल को माना जाए और उस मॉडल को आधार माना जाए, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए शायद मोटिवेशनल सोर्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत कदम नहीं है और हम उस ओर जा रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, तो ये तो एक अच्छा कदम डिसइन्वेस्टमेंट का कहा जा सकता है कि अगर उन देशों के मॉडल को अपना करके, लेकिन इसका नेगेटिव पहलू पर आप काफी फोकस कर रहे थे कि सब कुछ बेच दिया, हर सेक्टर को सरकार बेचती चली जा रही है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, देखिए हर सेक्टर को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ जो है समाजवाद का भी कंसेप्ट है कि स्टेट को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, यानी सरकार को, जैसे हेल्थ सेक्टर है, जैसे रेलवेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो जहां गरीब इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश के अंदर हैं, वो हेल्थ फैसिलिटीज अगर प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाएंगी तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, और बाकी जगह कीजिए जो सरकार का काम ब्रेड बनाना नहीं है, सरकार का काम बहुत सारे नहीं है, वहां पर आप डिसइन्वेस्टमेंट, होटल चलाना नहीं है, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं उसमें आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीजें जो जनता से सीधे सीधे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि ऐसे सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अभी बात यहां पर किसानों की हो रही थी, आप भी बहुत ज्यादा फोकस किसानों पे कर रहे थे। इस सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की जो आय है वो डबल कर देंगे। डबल करने के लिए जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 10% चाहिए थी, लेकिन आज जीडीपी की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 10% चाहिए था, आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.9% है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि 2022 तक सरकार एग्रीकल्चर में किसानों की जो इनकम है उसको डबल कर पाएगी। हम ये सोच रहे थे कि जो किसानों पर आपदा आई हुई है, किसान परेशान हैं, जो किसान बहुत बड़ी मात्रा में आत्महत्या करते हैं, सरकार किसी ना किसी तरीके से उनका लोन वेवर करेगी, जैसे पिछली सरकारों ने भी लोन वेवर किए हैं। लेकिन इस बजट में किसानों के लिए ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं वो इंटरनेशनल मार्केट तय करती है,
तो 2013 में कौन तय करता था जब ये कहा था कि बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की मार, इस बार मोदी सरकार, तो उस वक्त भी तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतें तय कर रही थी। तब क्यों आप जनता को बेवकूफ बना रहे थे? और ये जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जब किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो वहां पर डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस जो है बढ़ने लगते हैं। आप कहते हैं कि हमारे हाथों में नहीं है, तो इलेक्शन में आपके हाथों में आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो है वो आपके हाथों से निकल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता है, आप ये सस्ते का फायदा जो है वो लोगों को नहीं देना चाहते हैं। तो मेरा जो मानना स्पष्ट तौर पर है कि इस बजट की जो सबसे बड़ी खामियां हैं वो महिला सुरक्षा को लेकर है। महिला सुरक्षा में निर्भया फंड का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जो महिला सुरक्षा की पहले स्कीम्स हुआ करती थी, पिछले बजट में 1163 करोड़ रुपए का प्रावधान था, ये घटाकर 48 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये है हालत हमारे यहां महिला सुरक्षा को लेकर। दूसरा, आप डिफेंस लीजिए, चीन और पाकिस्तान से हमें कांस्टेंट थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले बजट में आप ये देखिए 4,71,378 करोड़ रुपए का प्रावधान था, और इस बार ये बहुत मिनिमम बढ़ाया गया है जो कि 4,78,000 करोड़ है। यानी कि आपने 6800 करोड़ रुपए सिर्फ बढ़ाया है डिफेंस बजट में। तो जहां जरूरी बढ़ाना चाहिए था वहां पर आपने मिनिमम बढ़ाया है। और बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु में जो आप पोल बाउंड स्टेट्स हैं, आप इलेक्शन का दिमाग में रखकर आप डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट वहां पर दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि और इसी बिंदु पर राघवेंद्र जी बहुत सारे लोग खासतौर पर विपक्ष के ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए, असम या इन्हीं राज्यों में सड़क के निर्माण के लिए जरूरत थी, इन्हीं राज्यों में परिवहन के लिए ज्यादा जरूरत थी, मेट्रो की ज्यादा जरूरत थी, या इन्हीं पर ज्यादा फोकस होना था इन तमाम चीजों में डेवलपमेंट के लिए? दूसरे हिस्सों को आपने छोड़ दिया, जहां पर चुनाव होने उनको लेकर के आपने फोकस कर लिया। नहीं जब्बार जी, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश को कहीं इग्नोर किया गया है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। जान भी और जहान भी हमारा वर्तमान में इशू है। हमारे यहाँ जो सबसे पहले वर्तमान में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य को लक्ष्य में रखा हुआ है। अगर स्वास्थ्य बेहतर होगा तो उसके बाद दूसरी चीजों, ये बात सही है, कटौती की गई है, लेकिन तो वर्तमान फिर राघवेंद्र जी लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन को दिए गए हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या आम जनता को फ्री में वैक्सीन मिलेगी? हेलो जी जी, निश्चित रूप से मानिए, निश्चित रूप से मानिए, फ्री में वैक्सीन जरूर मिलेगी। जो ये इतना प्रावधान किया गया है, इसमें फ्री में वैक्सीनेशन के लिए किया गया है। नहीं, क्योंकि एक आंकड़ा आ रहा था कि देशवासियों को वैक्सीन देने के लिए करीब 70 से 90,000 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। 35,000 करोड़ रुपयों में क्या आप पूरा कर ले जाएंगे अगर मंशा है फ्री में देने की? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 135 गुना जो बढ़ा करके किया गया है, वो इसी को लक्ष्य में रख के किया गया है। वर्तमान में जो एक वर्ष जो चैलेंज है देश के सामने, वो कोरोना को लेकर के ही है। स्वास्थ्य को सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जान भी और जहान भी आज अपने वक्तव्य में कहा है। इस विषय में ही पूरे जो है डिबेट के सार समाहित है। वर्तमान में जान को लेकर के हमारी सरकार ईमानदारी से दृढ़ संकल्पित है, और जो ऐसा नहीं है किसी अन्य क्षेत्र को हम लोगों ने बाईपास किया हो, इग्नोर किया हो। मगर लोगों ने लगातार अन्य क्षेत्रों को, एजुकेशन को देखें, रेलवे को देखें, डिफेंस को देखें, इस तरीके कुछ और सेक्टर को देखें तो कुछ हुआ नहीं इनमें। जी स्वास्थ्य में अगर कहीं देखिए, अगर मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अप्रत्याशित बढ़ोतरी की मैं रेलवे में एजुकेशन तो होगा ही, लेकिन एक शिक्षा का बजट क्यों कम किया गया, ये बताइए। समय हमारा देश गुजर रहा है, वो निश्चित रूप से एक साल के अंदर पटरी पे आ जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र जो इतनी अप्रत्याशित आपकी आवाज कट करके आ रही है, मगर एक सवाल तो ये है ना कि शिक्षा के बजट पर ध्यान नहीं दिया गया। नहीं देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वर्तमान में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बजट जो दिया गया है, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी। वर्तमान में हम लोग जो है नरेगा के माध्यम से पैसा दे रहे हैं जनता को, गरीब जनता को, जनधन के माध्यम से पैसा दे रहे हैं।
किसान वो सारी सम्मान निधि चीजें के आपकी माध्यम जो से योजनाएं पैसा हैं, दे जो रहे हैं। नीतियां हैं, तो सारी चीजें वर्तमान मार्केट में है, कोरोना लोग देख ही रहे हैं। सबसे विकट समस्या ठीक है। देश के सामने है। ठीक है। कोरोना वाला विषय समाप्त क्योंकि हम होने लोग इस दीजिए, कार्यक्रम हर के सेक्टर बिल्कुल को- आखिरी हिस्से में, वक्त बहुत थोड़ा सा बच रहा है, ऐसे में प्रियंका गुप्ता जी, एक महिला होने के नाते भी, एक गृहिणी होने के नाते भी, महिला सुरक्षा से लेकर महिला एजुकेशन से लेकर के महिलाओं से के प्रति जो अपराध बढ़ते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के सेफ्टी सिक्योरिटी, इस बजट से कुछ थी उम्मीदें कि आएगा, या ये मान के आप चल रहे थे कि नहीं अभी तो महामारी के बाद का बजट है, शायद फोकस ना रहे? देखिए, बजट के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी जब्बार जी कि ये आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। आप देखिए कि जिस तरह से घर खर्च में अगर आप देखिए कि अगर आपको आमदनी नहीं हो रही है तो आप कटौती करते हैं। आप कटौती किन चीज़ों पे करते हैं? जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बजट में क्या है? यहाँ पर बजट में है कि आप जो है मेनली जो है टैक्स वसूलेंगे लोगों से और डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, संपत्तियों को बेचेंगे, विदेशों से अनुदान लेंगे। हर केस में देश का जो अर्थव्यवस्था है वही कमज़ोर होगी। और रही बात महिलाओं की, अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं के लिए इस बजट में वैसे भी कुछ नहीं है। जब हाँ ये कहा जा रहा था कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम था इस सरकार के लिए, जो नारे लगाती थी कि महिला सुरक्षा और बेटियों का मान और सम्मान, वो आज पूरी तरह से फेल हो गया है। और चूंकि इनकी वक्त नीति खत्म हो और रहा है, नीयत इस बात से मैं- साफ दिखती है कि किस तरह से इन्होंने बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, रजा रिजवी साहब, आखिरी कमेंट के तौर पर मिला जुला करके इस बजट को क्या ये कहा जाए कि बड़ी चतुराई से सरकार ने अपनी नीतियों को, अपने बजट को जनता के सामने एक लेखा जोखा के तौर पर रख दिया है। अब उसका एग्जीक्यूशन कितना होता है, या इससे जो कुछ हो ना हो अलग चीज, एक अच्छा मैसेज बच जा रहा है? देखिए, बहुत समझदारी से बजट आया है और स्वास्थ्य का बजट जो है 2.3 लाख करोड़ है जी। और जो कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। आप देखिए, जो वैक्सीन लग रहा है वो अभी खाली 5 राज्यों के लिए वैक्सीन किया गया है। और बिहार के चुनाव में कहा गया था जो है मैनिफेस्टो में कि कोरोना वैक्सीन फ्री लगाया जाएगा। आप हमें वोट दो, हम आपको फ्री में देंगे। राघवेंद्र जी से कि फ्री लगाया जाए कि नहीं, उन्होंने बहुत क्लियर जवाब नहीं दिया जी, बहुत क्लियर जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन बिहार के चुनाव में फ्री वैक्सीन दिया गया। खत्म हो रहा। नानक हमें जी, लगता है कि यह सरकार फ्री वैक्सीन उत्तर प्रदेश में भी कराएगी। ठीक है नानक जी, एक चीज लोग बड़ी उत्सुकता से हमेशा से निगाह लगाए बैठे होते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत इतनी, कच्चे ऑयल की कीमत इतनी कम है, फिर भी यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, ये वो वैट इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा 90 रुपए के आसपास पहुंच गया पेट्रोल। क्या ये बेहतर नहीं होता कि जीएसटी के दायरे में ले आइए ना आप ऑयल को, ले आइए आप लीकर को, शराब को, क्यों नहीं लाती सरकार? सस्ते हो जाएंगे डीजल पेट्रोल लोगों के लिए। जब्बार साहब, देखिए, बहन जी ने कहा कि हाँ, बहन जी ने अभी एक जुमला जैसा कुछ बोल दिया। मैं उनसे नाराज भी नहीं होऊंगा और सहमत भी हूँ कई मामले में कि जब खर्च आपके ज़्यादा होते हैं तो आपको सोर्सेज चाहिए, आपको इनकम तो चाहिए। तो अगर आपकी सजेशन मान ली जाए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट जब डाउन होते हैं तो इंडियन मार्केट में भी पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए जाएं, तो मैं आम आदमी तो नहीं लेकिन इकोनॉमिस्ट सोचने के नाते कभी ये सजेशन नहीं दूंगा, ना ही इस बात पे सहमत होऊंगा कि हम अपनी उस मेजर इनकम सोर्स से नहीं, मगर उस मेजर इनकम सोर्स का फायदा क्या हो रहा है? ये तो बहुत हद तक उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? जो दूसरे सेक्टर हैं, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे आप पैसा उगाइए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन उससे तो आम महंगाई तो कम होगी ना। आम आदमी को कम खर्चना पड़ेगा, पेट्रोल पर, डीजल पर सबकी जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन में बेहतरी आएगी, सस्ता पड़ेगा, सारी चीजें होंगी। वो सरकार नहीं लाना चाहती है, एक बड़ा सोर्स है वो सरकार के पास। देखिए, इस सरकार के 2 चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी। एक, पिछला जो पेंडेमिक है उसको कैसे कंपनसेट करें, उसकी गिरावट को कैसे रिकवर कराएं, एक। और दूसरा, अभी एक चैलेंज और बचा हुआ है जो हमने अनुमान लगाया है कि हम इकोनॉमी को इस लेवल तक लाएंगे। हम 9.5% के डेफिसिट को 6% के डेफिसिट पे लाएंगे। हम कोशिश करें
शायद ये सपना पूरा हो जाए, लेकिन जब्बार साहब सच ये है कि ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ये भी एक मुश्किल टास्क काम है। और मैं इसीलिए उम्मीद करता हूं विपक्षी कि ये अगले कहते एक हैं कि साल साहब में सिर्फ गवर्नमेंट जुमलेबाजी की कि गई है ये और ईमानदार इसीलिए उनके पास कहने के लिए ये शब्द आता है। जाहिर तौर पर जिस हिसाब से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें अगर देखा जाए, जो लक्ष्य रखा गया इकोनॉमिक ग्रोथ का, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि कोरोना काल को अगर छोड़ भी दें तो पहले से स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी दयनीय, लेकिन फिर भी हम उम्मीद ये करेंगे कि अगले एक साल में कुछ बेहतर हो। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। राघवेंद्र जी, अब्दुल हफीज गांधी जी, प्रियंका गुप्ता जी, रजा रिजवी साहब, नानक खत्री साहब। मगर सवाल इसी बात का है कि बजट तो आजाद भारत में शुरू से पेश किया जाता रहा, मगर उस बजट का कितना हिस्सा जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है और उसका फायदा कितना होता है। जो भी बजट सरकार अनाउंस करे, अच्छा हो बुरा हो, वो सही तौर पर धरातल पर आए, तभी लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा। अभी के लिए इतना ही।